चलिए आज एक नया टॉपिक लेने वाले हैं और यहाँ पे आज हम बात करेंगे बकाया मांग की। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जिसमें पैसा जो मंगा रहे हैं वो पूर्णतः प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जहाँ पे पैसा पूरी पूरी पैसे हमारे को नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा इस बारे में समझा देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं बकाया मांग। बकाया मांग, बकाया का सिंपल सा मीनिंग होता है बाकी है। बकाया मतलब बाकी है, आपने मंगाया और वो आया नहीं है, इसका मतलब सिंपली होता है बाकी है। क्या बाकी है? तो जो मांग किया गया पैसा है वो मिलना बाकी है। तो ऐसे कंडीशन में इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हम किसी भी मेंबर को जब उनके कॉल की मनी मंगाते हैं या कभी भी पैसा मंगाते हैं जब टुकड़े टुकड़े में, तो वहां पे कई जगह ऐसा होता है कि वो पैसा टाइम पे दे नहीं पाता है। मान लीजिए मंगा रहे हैं 1 जनवरी को, और सामने वाला, जरूरी है क्या 1 जनवरी को उनको सारे पैसा अवेलेबल हो? कई सारे खर्चे आ जाते हैं, किसी भी आदमी के पास पैसा इस दिन फिक्स रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो 1 जनवरी को अगर वो दे नहीं पाता है, मान लीजिए वो 3 मार्च को देता है, तो इस ड्यूरेशन में जो पैसा इनका नहीं आता है तो कंपनी कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड रखेगी इसका। और वो रिकॉर्ड कैसे रखती है उसको हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। और जो भी ये पैसा नहीं आता है इतने दिनों के लिए, आपको नहीं लगता कंपनी को नुकसान हो रहा है? कुछ काम अगर उन्होंने सोच रखा होगा पैसा आने के बाद करेंगे करके, और अगर वो पैसा नहीं आता है अंशधारियों से, तो वो दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करते हैं, कंपनी अपने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए, ताकि टाइमली पैसा दे दे, इसलिए क्या लगाया जाता है, इस पर ब्याज लगाया जाता है। और ब्याज जो है अधिकतम आप 10% तक ले सकते हैं। बकाया मांग पर ब्याज कितना लिया जा सकता है? 10% तक, इससे ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति जो कि मेंबर बन चुका है, तो उनको आप 10% तक का क्या निकाल सकते हैं, ब्याज मंगा सकते हैं। कब से कब तक? तो जिस दिन को तय तिथि है, तय तिथि मतलब ड्यू डेट है, तय तिथि मतलब वह तिथि जिस दिन तक आपको पैसा मिलना था, और एक्चुअल तिथि जो तिथि में पैसा मिला, जिस तिथि को पैसा मिला, इन दोनों तिथि के बीच में मिली, है ना, मिला जो भी मिला वो तिथि। तो ये दोनों तिथि के बीच में जितना महीने का गैप होगा उतने महीने का इस 10% के हिसाब से जितने अमाउंट बाकी रहेंगे उस पर क्या लगाया जाएगा, ब्याज लगाया जाएगा। हालांकि आपके सिलेबस में इसकी जर्नल एंट्री बस है, इसके कैलकुलेशन के बारे में कोई भी वो नहीं दिया गया है, तो आपके इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाले। फिर भी हम यहाँ पे जनरल एंट्री के माध्यम से इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे क्या बोला है। क्रोनिक लिमिटेड ने 10,000 समतांश, जो कि 10 रुपए वाले, हर एक जो है 10-10 रुपए वाले हैं, प्रत्येक निर्गमित किए। इन पर देय राशियां इस प्रकार है। आवेदन पर कितना मंगा रहे हैं? तो आवेदन पर है 2.5 रुपए, आवंटन पर है 3 रुपए, और प्रथम मांग पर है 2 रुपए, और शेष जो है द्वितीय अंतिम, द्वितीय और अंतिम कहने का मतलब सेकेंड और आखिरी जो है, इससे ज्यादा नहीं मंगाएंगे, इसके बाद मंगाया गया है। अब द्वितीय और अंतिम का ये बताया नहीं गया, फिर भी हम लिख सकते हैं 10 रुपए को इन्होंने कुछ इस प्रकार से 4 भागों में बांटा है। पहला इन्होंने बोला है क्या, 2.5 रुपए, फिर अगला है 3 रुपये, फिर अगला है 2 रुपये, तो अगला भी जो है 2.5 रुपए ही होगा, क्योंकि हमको 10 रुपए से ज्यादा नहीं मंगा सकते। अब इस प्रकार से पैसा मंगाया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पूर्ण रूप से अभिधान स्वीकार कर ली, मतलब यहाँ पे जितना हम बेचना चाह रहे थे उतना ही बिक गया, सारे के सारे शेयर्स बिक गए। अभिधान स्वीकार किया गया, सिवाय एक अंशधारी, एक आदमी है, अंशधारी है, जिन्होंने कितना 100 शेयर होल्ड करके रखा है। 100 शेयर के लिए क्या किया था, आवेदन किया था। देखो आवेदन किया था मतलब ये तो तय है कि उन्होंने आवेदन का पैसा दिया होगा। आवेदन के टाइम पे अगर पैसा नहीं देगा तो वो फिर मालिक बनेगा कैसे, मतलब एक प्रकार से वो अंशधारी बनेगा कैसे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आवेदन किया है मतलब ये पैसा तो मिला होगा। बोला है लेकिन द्वितीय और अंतिम मांग की का भुगतान नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है उन्होंने सारा पैसा दे दिया होगा, इसका कहने का सिर्फ ये मतलब है उन्होंने सिर्फ द्वितीय और अंतिम जो लास्ट वाला पेमेंट है वो पे नहीं कर पाया। और बोला गया है इन लेन देन की अपने को क्या करनी, रोजनामचा प्रविष्टि करनी है। तो चलो लिख लेते हैं क्रोनिक लिमिटेड की पुस्तकों में, यहाँ पे लिख लेंगे क्रोनिक लिमिटेड। ठीक है, क्रोनिक लिमिटेड। चलो, क्रोनिक लिमिटेड।
यहाँ पे लिख लेना रोजनामचा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। पहले की तरह ही हमारी जर्नल एंट्री होगी। कोई डेट दिया नहीं है तो यहाँ पे तिथि में कुछ नहीं लिखेंगे। विवरण में हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, बैंक में पैसा आने की होगी, वो आवेदन के नाम पे आती है, तो हम यहाँ पे पहले बैंक में पैसा लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। इसके पहले भी हमने ढेर सारी एंट्री की है, तो इसमें आपको नया कुछ नहीं मिलेगा। नया मिलेगा तो सिर्फ यहाँ पे अदत जो बकाया मांग है उसकी क्या एंट्री होती है वो सीखने को नया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बैंक खाता विकलन होगा। पैसा सबसे पहले आता है ना। तो ये बैंक खाता विकलन, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, अंश आवेदन खाता। अब इसके बाद जो है कुछ पैसे जो आए रहते हैं उनको हम पूंजी क्रिएट करते हैं, आवेदन खाता। पहले एप्लीकेशन आया, फिर डायरेक्टर्स ने क्या किया, डिसाइड किया कि इतने पैसे को क्या बनाना है, पूंजी मानना है, कितने को रिफंड कर देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, पूर्ण विधान हुआ है। तो बोलेंगे कि 10,000 अंशों पे हर एक में ढाई ढाई रुपए आए होंगे, मतलब 25,000 रुपए हो गया हमारे पास। कितना हो गया, 25,000, 25,000। क्लियर। अब इसके बाद जो है ये पैसे को हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10,000 अंशों में ढाई रुपए प्रति अंश आवेदन की राशि प्राप्त हुई। अब इसके बाद जो है इस पैसे को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। तो क्या करेंगे, अंश आवेदन खाता विकलन करेंगे। ये एक शॉर्ट टर्म खाता है, इसको हम क्या करते हैं, तुरंत जब भी पैसा आता है अंश आवेदन खाता विकलन, और यहाँ पे हम लिख देंगे अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। चलो, अंश पूंजी खाता से। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो भी पैसा आया है सारे के सारे को हम पूंजी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 25,000 से, 25,000 से, क्योंकि ऐसा एक भी पैसा एक्स्ट्रा आया नहीं है तो रिफंड करने की कोई बात ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे हम ये बात कर दिए फर्स्ट एंट्री की। इतना जो है आपने करना है, इसके बाद जो एंट्रियां हैं वो पलट जाती है। क्यों, अगली बार आप ड्यू करोगे उसके बाद जो है पेमेंट रिसीव होगा। तो यहाँ पे द्वितीय जो हम बोलने वाले हैं, आवंटन के जो पैसे मंगाते हैं, तो क्या बोलेंगे, अंश आवंटन। अब ये वाला पहला एंट्री होगा, उसके बाद ये पैसा मिलने की एंट्री होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश, अंश आवंटन, अंश आवंटन खाता विकलन। और ध्यान रखेंगे कि कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला पैसा पे नहीं करेगा, और पहले ड्यू कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमको पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचती कंपनी की उनके अंशधारी क्या करेंगे, गड़बड़ घोटाला करेंगे, मतलब पैसा देने में उपचुक करेंगे। लेकिन क्या होता है, हम पहले ड्यू करते हैं पूरे पूरे से, कितने से करेंगे, तो हमने बोला है 3 रुपए मंगा रहे हैं, तो पहले मंगा रहे हैं 10,000 अंशों पे, 3 रुपए हर एक के, तो कितना हो जाएगा, 30,000। अब ये 30,000 तो हम मंगा रहे हैं, वो आएगी नहीं आएगी वो बात की बात, पहले ड्यू करने हैं। ड्यू करते समय हमको पूरे से अमाउंट को क्या कर देना है, खाते में बनाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैसा आने की एंट्री होगी। इन्होंने बोला है कि केवल द्वितीय और अंतिम मांग में ही गड़बड़ी हुई है, मतलब हमारे प्रथम मांग तक तो ठीक ही चला है, तो आवंटन की भी पूरी राशि मिल गई है ये मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इसकी नरेशन या टिप्पणी जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंश आवंटन प्रति अंश एक 10,000 अंशों पर प्रति अंश 3 रुपए आवंटन की राशि देय है। अब इसके बाद जो पैसा मिलेगा उसके बाद बोलेंगे क्या, बैंक खाता विकलन। अब जो पहली सबसे पहले एंट्री किए थे वो यहाँ पे अब सेकेंड एंट्री बनती जाएगी, तो बैंक खाता विकलन करेंगे, और लिखेंगे क्या, किस खाते के नाम से आया है, तो अंश आवंटन, अंश आवंटन खाता से, अंश आवंटन खाता से। ये हो जाएगा 30,000 से, क्योंकि पूरा पैसा आ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक। अब इसके बाद जो है प्रथम याचना की एंट्री पास करेंगे। देखो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आवंटन 10,000 अंशों पर प्रति अंश 3 रुपए आवंटन की राशि प्राप्त हुई। अब इसके बाद जो है हम ड्यू करेंगे, फिर अगला जैसे यहाँ पे ड्यू किए हैं उसी प्रकार से एक और तिथि फिक्स करेंगे। क्या होता है, कंपनियां पहले से डेट फिक्स करती है और उसके बाद अपने अंशधारियों को सूचना देती है कि भैया फलाने तारीख तक क्या कर दो, अपना इस पार्ट का हिस्सा, इस कॉल का हिस्सा, मांग के पैसे को पे कर दो। तो यहाँ पे जब प्रथम क्या करेंगे, याचना करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम टू सेम होगा आवंटन की तरह। तो हम लिखेंगे अंश, अंश प्रथम याचना, प्रथम याचना, अंश प्रथम याचना खाता विकलन,
ठीक है, और यहाँ पे पहले ड्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे ही अंश पूंजी खाता मान लेंगे कि पैसा आ जाएगा, तो अंश पूंजी खाता से पैसा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कितने अमाउंट से आएगा, तो हम बोलेंगे हमने 2-2 रुपए मंगाए हैं। हमने 2-2 रुपए क्या किए हैं, मंगाए हैं। कौन किस टाइम पे, प्रथम मांग के पे हमने 2-2 रुपए मंगाए प्रत्येक से। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। चलो, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, अमाउंट लिख देंगे 10,000 अंशों पे, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 20,000 से ड्यू कर देंगे, यहाँ पे भी 20,000 से ड्यू कर देंगे। अब इसके बाद पैसा आने की जब एंट्री पास होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल है, बैंक खाता विकलन पहले की तरह, बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, अरे यार पूरा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक खाता विकलन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश प्रथम याचना। यहाँ पे सिर्फ प्रथम के बाद फिर द्वितीय भी हो रहा है, इसलिए प्रथम याचना, याचना खाता से, अंश प्रथम याचना खाता से। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20,000, पूरे अमाउंट मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जो आखिरी अमाउंट है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। पहले हमने ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे मतलब पहले याचना की तरह, प्रथम याचना की तरह यहाँ पे हम ड्यू करेंगे और बोलेंगे अंश द्वितीय, द्वितीय एवं अंतिम मांग या याचना भी बोले, अंतिम याचना खाता विकलन, बहुत लंबा बनता है यही वाला, अंश द्वितीय अंतिम याचना खाता विकलन, और क्या बोलेंगे, अंश पूंजी खाता। तो यहाँ पे लिख देंगे अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से कितना अमाउंट, तो यहाँ पे बोलेंगे कि हम जो है हर एक अंशों पे 10,000 अंश है हमारे पास, हर एक में 2.5 रुपीज हम मंगाएंगे, शेष वाला जो बात है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कायदे से 25,000 रुपए हमारे पास आने चाहिए। ये आना चाहिए, ये हमारी सोच है, लेकिन आएगा नहीं आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। हमने ड्यू कर दिया, तारीख बता दिया सामने वाले को, अब पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 10,000 अंशों में केवल 100 अंश वाले एक ऐसा आदमी है जिनके पास कितने अंश हैं, 100 अंश है, और ये हर एक अंश पे कितना रुपए इनको देना चाहिए कायदे से, तो 2.5 रुपए इनको अंतिम मांग पर दे देना चाहिए। मतलब 100 अंश पे 2.5 रुपए के हिसाब से कितना रुपए बनता है, तो 250 रुपए बनते हैं, इतना रुपए बनता है। अब ये 250 रुपए जो है, 250 रुपए नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। तो जब बैंक में पैसा आएगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, तब पता चलेगा कि कुछ अंशधारी ऐसे हैं जिन्होंने क्या नहीं किया है, पैसा पे नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक खाता विकलन, अंश, अंश द्वितीय एवं अंतिम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा द्वितीय, द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता से, याचना खाता से, ठीक है, खाता से। अब यहाँ पे लिख देते हैं कितने अमाउंट से आएगा, तो आप यहाँ पे पहले तो लिख लो जितने से आपने ड्यू किया उस अमाउंट पे यहाँ पे लिख देते हैं। आप ये बोलो कि आपने पैसा कितना नहीं मिल रहा है, तो 250 रुपए नहीं मिल रहा है, तो बाकी मिल गया होगा। तो यहाँ पे कितना मिल गया होगा, 25,000 में 250 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 24,750, इतना रुपए आपको मिल गया होगा। तो जो पैसा आपको नहीं मिला, ये वाला स्टार, ये वाला थोड़ा सा यही चीज था जो आपको सीखना था। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, मांग पर बकाया खाता, बकाया मांग खाता भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बकाया, बकाया मांग, बकाया याचना भी बोल दो क्योंकि अभी तक हमने याचना याचना शब्द यूज किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे बकाया याचना खाता, ठीक है। ये वो खाता है जिससे हमको पैसे मिलने हैं। अगर मान लीजिए 2 महीने बाद ये पेमेंट कर देता है तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे कि हम क्वेश्चन जो शुरुआत में ले रहे थे
कि जनवरी में तो 1 तारीख को दे देना था, लेकिन वो दिया कब? 3 मार्च को दिया। मतलब जनवरी से फरवरी 1 महीने, फरवरी से मार्च 2 महीने, लगभग लगभग 2 महीने का उनपे ब्याज लगता है। कितने महीने का? 2 महीने का। तो अगर मैं बोलूँ 250 रुपए पे, 250 रुपए पे 2 महीने के लिए, यानी कि पूरे 12 महीने होते हैं, दर जो है कितना परसेंट है? तो यहाँ पे हम 10% जनरली बोलते हैं। तो अगर इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो 100 होता है ना? और कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक जीरो यहाँ से काट देते हैं, तो ये 12 का लगभग डबल होता है कि नहीं? लगभग लगभग 4 रुपए में बोलूं, कितना रुपया होगा? लगभग लगभग 4 रुपए ब्याज का बनता है। अब ये इतना छोटा नहीं होता है, जनरली जो है छोटे छोटे अमाउंट है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कई हजारों करोड़ों में भी हो सकता है अगर पैसा टाइम पे नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पैसा आ जाता है, देखो क्वेश्चन हमारा यहीं तक खत्म हो गया है, क्योंकि जो पैसा नहीं आया है उतने तक हमको क्या करनी है? एंट्री पास करनी थी। ये क्वेश्चन यहाँ तक हमारा ओवर हो चुका है। लेकिन अगर ये पैसा आ जाता है 2 महीने बाद, तो क्या होगा? तो पहले 2 महीने बाद जब पैसा आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल है, जो याचना खाता के नाम से भी पैसा नहीं आया है, तो इसलिए बैंक खाता उतने से क्या नहीं हुआ? डेबिट नहीं हुआ है। तो अपन जब बैंक खाते को डेबिट करेंगे, पैसा जब आएगा, तो दो चीजों का पैसा आएगा, है ना? दो चीजों का पैसा आएगा। तो पहले एक बार ड्यू करेंगे, क्या चीज का ड्यू करेंगे? ब्याज। तो ब्याज को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पे बोला गया है ब्याज को इस प्रकार से ड्यू करेंगे, बकाया मांग पर ब्याज, बकाया, किसी से जब पैसे लेने होते हैं तो उसके नाम को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? बकाया मांग पर ब्याज। चलो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये जो है बकाया मांग पर ब्याज क्रेडिट होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं विविध, विविध अंशधारी खाता विकलन। विविध अंशधारी, विविध क्यों लिखते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर एक आदमी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे कई सारे लोग हो सकते हैं, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? विविध अंशधारी, मतलब जिनसे हमको पैसा लेना है, अंशधारी खाता विकलन, इनसे पैसे लेने हैं। और क्या चीज का पैसा लेना है? तो यहाँ पे मांग, बकाया मांग पर ब्याज, बकाया मांग पर ब्याज खाता से। अब ये एक फर्म के लिए, एक कंपनी के लिए अगर हम बात करें, तो बकाया मांग की जो ब्याज की राशि, ये लाभ की राशि एक तरह से देखा जाए तो लाभ है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कमाई हो रही है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कितना रुपए है? तो ये 4 रुपए मात्र। ठीक है, हालांकि गणना की जो है बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे दिए नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया से इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? पूछ। अब इसके बाद जैसा है, ये पैसा जो है जब मिलेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो पैसा जब मिलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाता विकलन। दो जगह से पैसा मिलेगा, देखना, बैंक खाता में जो पैसा आएगा, बैंक खाता विकलन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे दो जगह से पैसा आएगा। अब वो दो वजह कौन से हैं? तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो बकाया याचना खाता करके हमने लिखा है ना, इसका पैसा तो देगा ही देगा सामने वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे बकाया। जब लेना था तो हमने बकाया याचना खाते को डेबिट किया था, बकाया याचना या बकाया मांग खाता। ठीक है, इसको हमने क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि आज पैसा मिल गया। तो कितना मिला इसके नाम पे? तो ये हम बोलेंगे कि 2500, 250 रुपए जो है मिलना था। साथ ही साथ जो एक चीज और है, इसका पैसा भी आएगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 2500 तो आएगा ही आएगा, इसके साथ 4 रुपए का ब्याज भी आएगा, क्योंकि वो पैसा लौटा रहा है, तो यहाँ पे 254 रुपए आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? ये बकाया मांग पर ये जो विविध अंशधारियों को क्या किया हमने? डेबिट किया, मिलेगा करके, आज इसको क्रेडिट करके क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विविध, विविध अंशधारी खाता विकलन, अंशधारी खाता विकलन, सॉरी, समाकलन में आएगा, विविध अंशधारी खाता समाकलन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? एक बार विकलन तो कर ही रखे हैं, इसको खत्म करना है, तो यहाँ पे समाकलन कर देंगे, और कितने से रहेगी राशि? तो ये होगी 4 रुपए से। आसान है। अब एक चीज और देखोगे, आपने सारे खाते लगभग डबल डबल पोस्ट कर दिए, कहने का मतलब है कि ये वाला भी चलो खत्म हो गया, है ना? यहाँ पे आके अब बचा जो है ये वाला भी हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बचा ये लाभ वाला खाता, तो इस खाते का क्या होगा? तो ये जो है एक प्रकार का लाभ है, और इस लाभ को हम ट्रांसफर कर देते हैं
कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो लाभ हानि खाता, जैसे आप लोग बनाते हैं दो, जब पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे लाभ हानि खाता, नियोजन खाता, ऐसा कुछ बनता था। लेकिन यहाँ पे कंपनी के केस में यहाँ पे हम लाभ हानि बस नहीं लिखते, यहाँ पे लाभ हानि विवरण खाता बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जो भी ये लाभ हुआ है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये साल के आखिरी में होगा, ये साल के अंत में होता है, ये ध्यान रखना। और 31 मार्च को जनरली किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो जो मांग पर बकाया, मांग पर क्या आया है, ब्याज की राशि आई है, उन सभी को हम क्या कर देंगे, लाभ हानि विवरण खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, बोलेंगे बकाया मांग पर ब्याज खाता विकलन, बकाया मांग पर ब्याज खाता विकलन, यहाँ पे लिख देंगे लाभ हानि विवरण खाता से, लाभ हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं लाभ हानि विवरण खाता से। और ये कितना रुपए है, तो मात्र 4 रुपए। बस ये एंट्री पास करके हमारी ये सारी एंट्रियां जो है सब तरह से खत्म हो जाते हैं ट्रांसफर करने के बाद। तो इस प्रकार से हमारी जो है सारी एंट्रियां पास होती है। और इसमें समझने वाली बात यहाँ से है कि जब भी बकाया रहेगा तो वो डेबिट होगा, और ये एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति से मिलने वाली बात है, तो ये व्यक्तिगत खाता है। जब ये पैसा मिल जाएगा तो व्यक्तिगत खाते को हम यहाँ पे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, जब मिल रहा होगा तो देने वाले बन जाएंगे। अभी भी इनको मिलना है, यानी कि इनसे मिलना है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया, और जब मिल गया तो इसको हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। ध्यान रखना, व्यक्तिगत खाता ही एक प्रकार का, जिसमें नाम डायरेक्ट हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक और तरीका है कि आप ये जो बकाया मांग के याचना की जो खाता है वो खोलते ही नहीं है। क्यों नहीं खोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम बनाते हैं चिट्ठा, कंपनी का जब चिट्ठा बनता है, अंतिम खाते जब बनते हैं, कंपनी का जब चिट्ठा बनता है, वो चिट्ठा जो है वो टी फॉर्मेट में ना बन के वो एक वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, कुछ इस प्रकार से। ऐसे टी फॉर्मेट में ना बन के कुछ इस प्रकार से वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, जहाँ पे आपके सारे लिखे जाते हैं। तो जब भी यहाँ पे लिखा जाता है तो वहां पे पूंजी में घटा के लिखा जाता है, जितना पूंजी मंगाए हैं उससे घटा के लिखा जाता है। तो बकाया मांग खाता अगर नहीं भी बनाएंगे तो वो अलग से आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली इस खाते का पैसा जो है वो यहाँ पे घटाकर दिखा जाता है। मतलब यहाँ पे समता और पूंजी करके लिखते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, अंश पूंजी और फिर ढेर सारे हेडिंग होते हैं, उस हेडिंग के अंतर्गत इन खाते का जो बैलेंस है वो क्या करके लिखा जाता है, घटा के। इसलिए यहाँ पे अगर आप खाता नहीं खोलेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, अगर आप ये खाता नहीं खोलेंगे तो आपको इस प्रकार की कोई भी एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आ गया। तो एंट्री पास करना मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है, उचित है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियर कट दिखाई देता है कि पैसा बाद में मिलना है, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी एंट्रियां होती है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नया चीज आपको देखने को मिलेगा, तो वो सिर्फ ब्याज के पैसे को ट्रांसफर करने की होगी। लेकिन इतना डिटेल में आपका क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, तो आपको फिलहाल के लिए आपको ये वाली एंट्री अच्छे से याद होनी चाहिए कि जब पैसा नहीं आता है और जब पैसा आ जाता है तब उसके केस में क्या एंट्रियां होती है। ठीक है, चलो ठीक है।